नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं वागिशा आपके साथ। और अब वक्त हो चला है बिजनेस वॉच का। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस खबर के साथ। अमेरिकी संसद ने वित्त वर्ष के लिए 1.15 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 111 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रक्षा बजट मंजूर कर दिया है। यह राशि दुनिया के लगभग 178 देशों की पूरी जीडीपी से भी अधिक बताई जा रही है। यह बजट पाकिस्तान की अनुमानित जीडीपी से 3 गुना से ज्यादा है। इस धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण, नए हथियारों, सैनिक के वेतन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों के अपग्रेड पर किया जाएगा। साथ ही ईरान और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की गतिविधियों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ा फंड रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से वैश्विक सैन्य प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत समेत कई देशों की रणनीतिक नीतियों पर भी देखने को मिल सकता है। अडानी ग्रुप अब भारतीय एविएशन सेक्टर में बड़ी एंट्री तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप ने सरकार से उस नियम में बदलाव की मांग की है जो एयरपोर्ट ऑपरेटरों को किसी एयरलाइन में 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने से रोकता है। यदि यह बदलाव मंजूर होता है तो अडानी अपनी एयरलाइन शुरू कर सकते हैं और एयर इंडिया व इंडिगो जैसी बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सकते हैं। सरकार इस प्रस्ताव की कानूनी समीक्षा कर रही है। अडानी ग्रुप से पहले देश के 8 एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग, पायलट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जैसे कारोबार में सक्रिय है। हालांकि एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है और स्लॉट आवंटन में अनुचित लाभ मिलने का खतरा रहेगा। फिलहाल इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मंजूरी मिलने पर भारतीय विमानन क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लोन की ब्याज दरें घटाने और ईएमआई पर कम करने के मामले में विदेशी बैंक सरकारी और निजी बैंकों से आगे रहे हैं। फरवरी 2025 से मई 2026 के बीच विदेशी बैंकों ने नए रुपए वाले लोन की औसत ब्याज दर में 1.24% की कटौती की, जबकि निजी बैंकों ने 1.08% और सरकारी बैंकों ने केवल 0.66% की कमी की। पुराने लोन पर भी विदेशी बैंकों ने सबसे अधिक 1.20% की राहत दी। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी विदेशी बैंकों ने सबसे ज्यादा कटौती की है। आरबीआई ने इस दौरान रेपो रेट में कुल 1.25% की कमी की थी, जिसका असर अलग अलग बैंकों ने अलग तरीके से ग्राहकों तक पहुंचाया। रिपोर्ट से साफ है कि विदेशी बैंकों ने रेपो रेट कट का फायदा ग्राहकों तक सबसे तेजी से पहुंचाया है। केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पैसेंजर कार्ड बनाने वाली प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस ऑनलाइन सिस्टम को भविष्य पोर्टल से जोड़ दिया गया है। अब कर्मचारी इसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और कई जरूरी जानकारियां अपने आप भर जाएगी, जिससे बार बार दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया भी तेज होगी। निर्धारित अंशदान जमा करने के बाद पेंशनर अपना सीजीएचएस कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे और रिटायरमेंट के तुरंत बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल गवर्नेंस ऑफ ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा। इस नई व्यवस्था से हर साल रिटायर होने वाले हजारों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, पेपरलेस और समयबद्ध बनेगी। डीआरजीओ की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के वित्त वर्ष 2027 की जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 51.55% से बढ़कर 391 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 258 करोड़ रुपए था। कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू भी करीब 5% से बढ़कर 6,113 करोड़ रुपए हो गया। कुल आय 6,335 करोड़ रुपए रही। सीईओ प्रवीण सोमेश्वर ने कहा कि प्रेस्टीज एबव सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ के साथ वित्त वर्ष की मजबूत शुरुआत हुई है। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक की नई नीतियों का असर पॉपुलर सेगमेंट पर पड़ा, जिसके उसकी कमाई घटी। इसके बावजूद प्रीमियम ब्रांड्स की मजबूत बिक्री ने कंपनी की कमाई को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बाजार ने भी नतीजों का स्वागत किया और कंपनी का शेयर 1,404.60 रुपए पर बंद हुआ।
वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध के असर से सरकारी तेल कंपनियां एचपीसीएल और बीपीसीएल को अप्रैल-जून 2026 तिमाही में भारी नुकसान उठाना पड़ा। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बावजूद कंपनियां लंबे समय तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लागत से कम कीमत पर बेचती रहीं। इसका सबसे ज्यादा असर एचपीसीएल पर पड़ा, जिसे 12,265 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। वहीं बीपीसीएल को 3,962 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो पिछले 15 तिमाहियों में उसका पहला घाटा है। हालांकि दोनों कंपनियों की कुल आय बढ़ी, लेकिन बढ़ती लागत ने मुनाफा खत्म कर दिया। बाद में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ाए गए, लेकिन तब तक कंपनियों को बड़ा नुकसान हो चुका था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं, तो तेल कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों पर इसका असर जारी रह सकता है। भारत का खाद्य तेल आयात खर्च इस साल बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सपर्ट्स एसोसिएशन के अनुसार आयात में बढ़ोतरी, रुपए की कमजोरी और वैश्विक बाजार में महंगे खाद्य तेल की वजह से यह खर्च पिछले साल के 1.61 लाख करोड़ रुपए से करीब 9% अधिक हो सकता है। नवंबर 2025 से जून 2026 के बीच खाद्य तेल आयात 7% बढ़कर 103.88 लाख टन पहुंच गया। वहीं इंडोनेशिया के बढ़ते बायोडीजल कार्यक्रम से पाम ऑयल की वैश्विक सप्लाई कम हो रही है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। कम बारिश और तिलहन की धीमी बुआई से घरेलू उत्पादन को लेकर भी चिंता बढ़ाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि देश में तिलहन उत्पादन नहीं बढ़ा, तो भारत की आयात पर निर्भरता और विदेशी मुद्रा पर बोझ लगातार बढ़ता रहेगा। दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। 99.9% शुद्ध सोना 1,900 रुपए महंगा होकर 1,59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद चांदी 8,500 रुपए उछलकर 2,30,000 रुपए प्रति किलो हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार मजबूत वैश्विक रूप, बढ़ती फिजिकल डिमांड और निवेशकों की वैल्यू बाइंग से कीमती धातुओं को समर्थन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी स्पॉट गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और अमेरिकी फेड की अगली बैठक को लेकर अनिश्चित भी बाजार को प्रभावित कर रही है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसलिए निवेशकों को सावधानी के साथ निवेश करना चाहिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड 5% से अधिक बढ़कर $95 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जो पिछले 6 हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड भी $88 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार करता दिखा। अमेरिका ईरान तनाव, हूती विद्रोहियों की धमकियों और बाब अल मंडेब व होमुर जैसे अहम समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे ने वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कई तेल टैंकरों ने सुरक्षा कारणों से अपना रास्ता बदल दिया है, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक कुछ बढ़ा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भू राजनीतिक तनाव जारी रहता है तो ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच सकता है। इसका असर भारत समेत दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयरों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। 3 कारोबारी सत्रों में शेयर 8.11% टूट गया, जिससे कंपनी का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गया। बीएसई पर शेयर 753.15 रुपए पर बंद हुआ, जबकि दिन के दौरान यह 750.25 रुपए तक फिसल गया। इस गिरावट के बाद एचडीएफसी बैंक मार्केट कैप के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया और भारतीय एयरटेल उससे आगे निकल गई। विशेषज्ञों के अनुसार बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमजोरी से निवेशकों की चिंता बढ़ी है। हालांकि जून तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 5% बढ़कर 19,060 करोड़ रुपए रहा, लेकिन कुल आय और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। इसी वजह से शेयरों पर दबाव बना हुआ है और निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग पर केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। लोकसभा में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि सरकार बेहतर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति और भविष्य की देनदारियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। वर्तमान में ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है। सरकार ने बताया कि पेंशन फंड में नियोक्ता के 8.33% योगदान और केंद्र सरकार के 1.16% योगदान से राशि जमा होती है। हाल ही में लागू ईपीएस 2026 में 20 दिनों के भीतर पेंशन क्लेम निपटाने, देरी पर 12% ब्याज और डिजिटल प्रक्रिया जैसे कई नए प्रावधान जोड़े गए। हालांकि पेंशन की गणना का फॉर्मूला और न्यूनतम पेंशन राशि में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। कभी खराब कर्ज से जूझने वाला पंजाब नेशनल बैंक अब दुनिया के टॉप 100 बैंकों में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। बैंक ने अगले 2 वर्षों में यह लक्ष्य हासिल करने का प्लान बनाया है। पीएनबी के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा के अनुसार बैंक की एसेट क्वालिटी, मुनाफा और लोन ग्रोथ लगातार बेहतर हो रही है। जून 2026 तक बैंक की बैलेंस शीट 19.90 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जिसे 2030 तक 48 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। बैंक कॉर्पोरेट लोन, वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग जैसे नए कारोबारों में भी विस्तार करेगा। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा जमा बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हालिया जून तिमाही में पीएनबी का शुद्ध मुनाफा 3 गुना बढ़कर 5,250 करोड़ रुपए रहा। बैंक का मानना है कि यह रणनीति उसे वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिलाएगी। फिलहाल बिजनेस वॉच में सिर्फ इतना ही। ऐसे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।